हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे पहले हम बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला यहाँ जो आपका टॉपिक होता है बायोलॉजी में वो होता है कोशिका। क्योंकि आपका जो सजीव जगत करके एक आपका सिलेबस में चैप्टर दिया गया था, आपने देखा होगा पात्रता परीक्षा में, कोशिका। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना होता है क्योंकि जिन भी जीवों में सेल्स पाए जाते हैं वो सभी जीवित माने जाते हैं। ठीक है, तो अब जो कोशिका होती है इसका अध्ययन हमें जीव जंतुओं में और वनस्पतियों में करना होता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है और आपको बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज़ क्लियर करवाएंगे। बस आप अंत तक क्लास में बने रहेंगे। ठीक है, और यह जो क्लासेस रहेंगी आपकी जो वर्ग 1 वाले जो बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट साइंस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और आज केवल बेसिक जानकारी रहेगी, इसके बाद हम रेगुलर आपकी जो क्लासें हैं वो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोशिका। कोशिका कहलाती क्या है, सेल कहलाती क्या है। और आपको बता दें, आपको PDF प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। बस आपको जितना भी पढ़ना है आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे और इतना डीप में आपको पढ़ाएंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होगा। देखिए कोशिका अर्थात सेल, तो यहाँ पर केवल आज हम कोशिका की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। इसके बाद हम डे बाई डे आपको हर एक चीज़ क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका क्या होती है, तो आप कहेंगे जीवन की इकाई होती है, या कुछ लोग मानते हैं कि जो कोशिका है वो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। अब कुछ मान लेते हैं कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग है, जो कि गलत होता है। आपने पढ़ा होगा कोशिका के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। मान के चलिए ये हमारी एक कोशिका है, फिर इसके अंदर जो आपके कोशिकांग होते हैं जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया या राइबोसोम हो गया, तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि कोशिका सबसे छोटा अंग है। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कोशिका के अंदर इतने सारे आपके कोशिकांग पाए जा रहे हैं तो फिर तो वो छोटे होंगे ना कि कोशिका। तो ये गलत हो जाता है। तो कोशिका को सबसे छोटा अंग नहीं कहेंगे, इसे आपके कोशिका जो होती है वो जीवन की कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। तो देख लीजिए सबसे पहले पृथ्वी पर जीव और निर्जीव दोनों को तो आप देखते हैं। जिनमें जीवन होता है वो जीव होते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता वो निर्जीव होते हैं। तो यहाँ जो क्लासें हैं आपको बता दें, यहाँ पर NCERT का मटेरियल भी आपको मिलेगा और ये आपकी मतलब बहुत सोच समझ करके ही आपका ये मैटर तैयार किया गया है। आपको एक जगह इतनी चीज़ें कहीं भी नहीं मिल पाएंगी। तो आप थोड़ा सा यदि नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना नोट्स यहाँ पर बना पाएंगे। वो आपको आपके जो एग्जाम्स नज़दीक जब आ जाते हैं तो बहुत ही हेल्प करते हैं। तो आपको एक सलाह देंगे कि आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स जरूर बनाइए। तो पृथ्वी पर जीव और निर्जीव दोनों को आप देखते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या है कि जीव जो हैं वो जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं कहलाते। इसका कारण है जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति। मतलब जिनमें जीवित कोशिका पाई जाती है उसी के आधार पर जो जीव हैं वो जीव कहलाते हैं और जिनमें ये कोशिका नहीं पाई जाती वो निर्जीव होते हैं। ठीक, अब देखिए सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो शरीर है वो केवल मतलब कुछ ही कोशिकाओं से, इनकी संख्या हम निश्चित नहीं कर पाते। आप ये नहीं कहेंगे कि 1 लाख कोशिकाओं से आपका शरीर बना है, नहीं, इनकी संख्या असीमित होती है। अर्थात सभी जीवधारी जो हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव मतलब जो छोटे जीव होते हैं, जो छोटे प्राणी होते हैं, उनमें एक कोशिका पाई जाती है तो उन्हें एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और जो बड़े होते हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कोशिका आखिर है क्या। तो कोशिका यानी सेल, और सेल जो होता है इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो एक जब हम बाद में रिवीजन करेंगे तो वहाँ पर किसके अध्ययन को क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें कंफर्म कराएंगे। लेकिन अभी आपको हर एक चीज़ का अध्ययन याद रखना है कि किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब आपको बता दें कि जो हमारा शरीर है वो किसका बना है, कोशिकाओं का बना है। अब आप कहेंगे कि क्या शरीर कोशिकाओं से ही डायरेक्ट बन जाता है, तो नहीं। आपको बता दें कोशिका
कोशिकाओं से मिलकर आपके क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं, कोशिकाओं से आपका ऊतक बनता है। तो हम ऐसा ही अध्ययन करेंगे बिल्कुल क्रम से, ठीक है। पहले हम कोशिका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका ऊतक करेंगे, ठीक है। फिर ऊतक के समूह जो होते हैं या ऊतकों से जो बनते हैं वो आपके अंग बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गई, तो ये सब के सब आपके ऊतक होते, अंग होते हैं। तो सबसे पहले इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे। सबसे पहले आपकी कोशिका बनती है, कोशिका के बाद आपका ऊतक बनता है, ऊतक के बाद आपका अंग बनता है, अंग के बाद आपका पूरा का पूरा मिला करके एक अंग तंत्र का निर्माण होता है, और फिर जा कर के आपका शरीर निर्माण होता है, ठीक है। तो ये होता है क्रम, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और आपका शरीर। अब देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्यों कहा इसे संरचनात्मक इकाई, क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड है, कोशिका पर। यदि कोशिका नहीं है तो फिर आप निर्जीव माने जाएंगे, ठीक है। तो ये संरचनात्मक इकाई है और आधारभूत तो है ही, इसी के आधार पर तो हम चल पा रहे हैं, संसार की हर एक वस्तु को देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सब कोशिका की ही देन है और कार्यात्मक इकाई है। अब यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है। तो अभी बस आप याद रखेंगे जो कोशिका होती है इस पर मतलब इसकी सेफ्टी के लिए एक ऊपर से झिल्ली चढ़ी हुई होती है। तो आगे आपको बताएंगे जब कोशिका की संरचना पढ़ेंगे कि आपकी जो है झिल्ली क्या कहलाती, कोशिका झिल्ली क्या होती है, फिर आपकी सेल वॉल क्या कहलाती, कोशिका भित्ति क्या कहलाती है। अभी याद रखें जो कोशिका होती है वो एक विशिष्ट कला के द्वारा, कला यानी झिल्ली, मेम्ब्रेन, ठीक है, इससे घिरी रहती है तथा इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है। अभी क्या होता है प्रायः स्वजनन, मतलब यदि आपका किसी मतलब विपरीत परिस्थिति में कोशिका की टूट फूट हो जाती है, मान के चलिए आपके हाथ में जो कोशिका, हर एक बॉडी पार्ट्स में आपके कोशिका पाई जाती है, और ऐसा नहीं कि एक बॉडी पार्ट में केवल एक ही कोशिका होगी, असंख्य कोशिकाएं होती हैं जिससे मिलकर आपके शरीर का निर्माण हो रहा है। तो मान के चलिए आपके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, तो वहाँ की कोशिकाएं कुछ हैं जो वो टूट गई हैं। तो क्या अब ये टूटी हुई कोशिकाओं को हम जोड़ नहीं सकते, तो हम तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो हमारे अंदर जो कोशिका विभाजन का कार्य चलता रहता है उसके अनुसार कोशिका स्वयं से ही जनन कर लेती है और नई कोशिका निर्मित हो जाती है वो टूटी हुई कोशिका के स्थान पर, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, यही इकाई जो है आपकी सेल यानी कोशिका कहलाती है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अब कोशिका क्या है और कोशिका कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब देखिए कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत ही आपके कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आपको पता होगा जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तु माने जाते हैं, और जीव विज्ञान में आपके जो है जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक आपकी जो होती है मतलब जंतु विज्ञान आ जाती है, ठीक है, जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एक आपकी वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो कोशिका विज्ञान जो है इसका अध्ययन कहाँ करते हैं, ये जीव विज्ञान की शाखा मानी जाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाएं और इसके अंदर की वस्तुओं की रचना कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। तो अब आप केवल ये नहीं पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में आपको हर एक चीज़ पढ़नी है। कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, इसमें आपको पादप कोशिका पढ़नी है, जंतु कोशिका पढ़नी, प्रोकैरियोटिक क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, इसके बाद विभिन्न प्रकार के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, आपके पूछ लेते हैं ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको जो कोशिका के विभिन्न पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ना है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, फिर इनकी खोजें पढ़नी है, किसकी खोज किसने की और कब की, हर एक चीज़ यहाँ पर हमको क्लियर करनी है, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कोशिका क्या होती है। अब देखिए कोशिका की खोज पूछ लेते हैं कि किसने और कब की थी, और अभी आपकी पात्रता परीक्षा में ये क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा भी गया था, ठीक है। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, अभी कोशिका नहीं, एक शिफ्ट में कोशिका की खोज पूछा गया पात्रता परीक्षा में, और एक आपका पूछा गया था केंद्रक की खोज। तो जो कोशिका के अंदर ही आपका केंद्रक पाया जाता है, तो आगे चल के हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी याद रखिए कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ का कौन सा वनस्पति शास्त्री है, कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और आपको हर एक फैक्ट को याद रखना है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको हाईलाइट करते हुए जाएंगे ताकि आप जब रिवीजन करें तो हर एक चीज़ आपके दिमाग में सेट रहे, ठीक है।
तो कोशिका की खोज कब की गई? 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आप यदि याद नहीं रख पाते हैं तो आप किसी भी प्रकार से इसको जोड़ लें कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्वयं के द्वारा इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और उसी सूक्ष्मदर्शी में कार्क की एक पतली काट यानी सेक्शन में अनेक मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के झत्ते के जैसी कोठरियां इन्होंने देखी और इन्हीं कोठरियों को इन्होंने कोष्ठ, कोसा या सेल नाम दे दिया। इसी को कोष्ठ भी कहते हैं, तो याद रखेंगे, कोष्ठ, कोसा या सेल नाम दिया। यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष यानी आ लिटिल रूम। अब देखिए, रॉबर्ट हुक का अध्ययन जो है पूछ लेते हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है या इन्होंने जो कोशिका का अध्ययन किया वो इनकी कौन सी बुक में देखने को मिलता है? तो वो है माइक्रोग्राफिया। याद रखेंगे कौन सी है इनकी पुस्तक? माइक्रोग्राफिया। ठीक, अब देखिए एंटोनी, सबसे पहले यदि केवल यही पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो 1665 रॉबर्ट हुक ने की। फिर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। मतलब आपके जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो कार्क में जो संरचना देखी, ये मतलब ये एक मृत कोशिका थी। लेकिन यदि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि जो जीवित कोशिकाओं के अंदर सबसे पहले सेल शब्द या सेल की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, या जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो वो है आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब बताया? 1674 ईस्वी में। अब देखिए 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं। तो पूछता है कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल किसे कहा जाता है, तो 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल करके आते हैं, तो आप याद रखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूछ लेता है छोटी बड़ी कोशिका के बारे में पूछता है, तो याद रखेंगे सबसे जो छोटी कोशिका है वो जीवाणु माइकोप्लाज्म सेप्टिकमा की होती है। ये याद रखेंगे, थोड़े से नाम अटपटे टाइप के होते हैं, फिर भी आप याद रखिए। फिर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। फिर सबसे लंबी कोशिका तो वो तंत्रिका तंत्र की होती है। तो ये तो हुआ आपके जीवों में। यदि मनुष्य में पूछता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पर होती है, तो मनुष्य का जो है सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो जो आपका मादा होती है उसका अंडाणु सबसे बड़ी सेल्स पाई जाती है उसमें। ठीक है, और आपका जो नर होते हैं उनके जो शुक्राणु होते हैं उसमें सबसे छोटी कोशिका देखने को मिलती है। तो ये भी आप याद रखिए। अब देखिए कोशिका आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, फिर से एक बार आपको बताते हैं क्या होती है। जिस तरह भवन का जब हम निर्माण करते हैं, हमारे मकान का निर्माण करते हैं, तो उसमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ऐसा तो नहीं कि केवल ईंट से ही मकान खड़ा कर देंगे, तो ईंट जो होती है उसमें अदर चीज़ें मिला करके, जैसे आपकी रेत हो गई या लोहा हो गया या अन्य जो चीज़ें होती हैं उनको मिलाते हैं, तब जा कर के आपका मकान का निर्माण होता है। एक एक ईंट को जमाते हैं, फिर आपका मकान बनता है। उसी तरीके से जो हमारी कोशिका होती है, जो सजीव है मतलब जो जीवित हैं, उनमें जो कोशिका होती है, तो केवल कोशिका से आपका शरीर नहीं बन जा रहा है। कोशिका से ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र, फिर जा कर के आपके शरीर का निर्माण होता है। तो एक क्रम चलता है। ठीक है, तो भवन निर्माण के लिए ईंट एवं सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। मकान की मूलभूत संरचनात्मक इकाई ईंट है, उसी तरीके से सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई आपकी कोशिका है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं। मतलब ईंटें तो समान रहेंगी, लेकिन क्या होगा, उनका साइज और आकृति अलग अलग होगी। उसी तरीके से मानव में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें एक ही तरीके की कोशिका होगी। पाई तो संपूर्ण शरीर में जाएगी सेल्स, ठीक है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा, आकृति रहेगी, आकार रहेगा, वो अलग अलग होगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। मतलब जो ईंट है वो निर्जीव है, ठीक है, इसका अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन ईंट की अपेक्षा जो निर्जीव ईंट है इसकी अपेक्षा कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। ठीक है, अब देखिए सजीव की कोशिका की संख्या, आकृति और साइज में भिन्नता होती है। अभी आपको बताया इनमें भिन्नता पाई जाती है।
सजीव क्या होंगे, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी, घोड़ा, जानवर, सभी, ठीक है, सजीव होते हैं। तो कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो कोशिका का जो स्ट्रक्चर है इसका यदि हम विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए अभिरंजक का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति और साइज में भिन्न भी हैं। जैसे हाथी को ले लीजिए और एक चींटी को ले लीजिए, तो इसकी आकृति साइज अलग है, इनकी कोशिकाएं भी अलग होंगी, उनके अंगों की आकृति अलग होगी, साइज और कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होगी। अब देखिए कोशिकाओं की संख्या। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, मतलब जो अलग अलग सेल्स होती हैं उनके कार्य भी अपने अपने अलग अलग होते हैं। ये जब हम कोशिकांग पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे आपको, ठीक है, कि किसका कार्य क्या होता है। अब देखिए वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना है वो बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जो बड़े जीव हैं वो बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे और छोटे जीव कार्य नहीं कर पाएंगे। एक कभी भी इस पर डिपेंड नहीं होता कि उनकी कोशिकाओं की आकृति कैसी है, मतलब जो कार्य बड़े जीव करते हैं वो छोटे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या, मतलब छोटे हैं तो कोशिकाएं कम होंगी, बड़े जीव जंतु हैं तो कोशिकाएं अधिक होंगी, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं, अपने जो कार्य करते हैं उनको ये प्रभावित नहीं करते हैं। अरबों कोशिकाओं के वाले जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। मतलब चाहे आपका शरीर कितनी भी कोशिकाओं से बना हो, लेकिन जो उसका प्रारंभ है, जैसे एक निषेचित जो अंडाणु शुक्राणु होता है, जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तभी आपका एक बालक का जन्म होता है। तो उसी तरीके से आपको बता दें, भले ही आपका शरीर बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय है, उसका निर्माण तो एक ही कोशिका से होता है, ठीक है। तो ये जो एक कोशिकीय सिद्धांत, मतलब जिसे जनन द्रव्य का सिद्धांत कहते हैं, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी याद रखेंगे, चाहे आपका शरीर अरबों कोशिकाओं से बना हो लेकिन उसका प्रारंभ एक ही कोशिका से होता है। जब हम सूत्री विभाजन असूत्री जो विभाजन होते हैं वो पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक ही कोशिका से होता है जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या फिर बढ़ती जाती है। अब देखिए एक कोशिका, ये तो हो गया बहुकोशिकीय, ठीक है। अब एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव वह सभी आवश्यक क्रियाएं कर सकते हैं जो आपके बहुकोशिकीय कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कोशिकीय जीवों का कार्य बहुकोशिकीय नहीं कर पाएंगे या बहुकोशिकीय जीवों का कार्य एक कोशिकीय नहीं कर पाएंगे। सब पॉसिबल होता है, भले ही आपकी जो शरीर का स्ट्रक्चर है कितनी ही कोशिकाओं का बना हो। अब कुछ खोजें पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर एक एक करके नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें आपको बताएंगे कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रिका क्या होती है, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य क्या होता है, हर एक चीज़, ठीक है। अभी आपको याद रखना है, प्रमुख ही फैक्ट रहेंगे आपकी, किसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले जो कोशिकीय अंग है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। तो ये कोशिकीय, कभी कभी यही पूछ लेता है क्वेश्चन दे करके कि निम्न 4 ऑप्शन देगा आपको और पूछ लेगा कौन सा एक कोशिकीय अंग नहीं है। ऑप्शन दे दिया आपका केंद्रक, फिर दे दिया आपका केंद्रिका, फिर दे दिया गाल्जी बॉडी, एक अदर क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, जैसे कह दिया अग्नाशय, तो ये आपका कोशिका का पार्ट्स नहीं माना जाएगा। ये सब आपके कोशिका के पार्ट्स हैं। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ लेता है। तो सबसे पहले केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये अभी आपकी जो पात्रता परीक्षा हुई उसमें क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक। केंद्रक के बाद केंद्रिका, केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना। इनका पूरा नाम है फेलिक फोंटाना। क्या है, फेलिक फोंटाना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका, इसकी खोज की थी आपके स्टेम्पर महोदय ने। क्रोमोसोम जो होते हैं आपके गुणसूत्र, इसकी खोज की थी हॉफमैस्टर ने। फिर आपका जो तारक काय होता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, इसकी खोज की थी बोबोरी। इनका पूरा नाम है टी बोबोरी, ठीक है। फिर है गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण भी कहते हैं या गाल्जी काय कहते हैं, इसकी खोज की थी जॉर्ज गाल्जी ने। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका थोड़ा सा ये रहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले खोज किसने की, तो कहीं सीवेंडा कहीं अल्टमान मिलता है। तो अभी बाद में जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे वहाँ क्लियर करेंगे कि इसका नामकरण किसने किया, खोज किसने की। अभी याद रखेंगे इसकी जो खोज मानी जाती है वो सीवेंडा करके इन्होंने की थी।
फिर आपके राइबोसोम जो होते हैं इनकी खोज पैलेड महोदय ने की। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसकी खोज CD डुवे ने की थी। क्रोमेटिन की खोज फेलमिंग ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? दुर्जार्डिन ने की थी। और इसका नामकरण पूछे यदि कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो पुरकिंजी ने। ये भी आप याद रखेंगे, पुरकिंजी ने। अंतः प्रद्रव्यीय जालिका जो होती है इसकी खोज पोर्टर ने की और स्पीरोसोम की खोज पर्नर ने की। तो ये आपके सबके सब कोशिकीय अंग हैं और इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अब थोड़ा सा सन याद रखेंगे कि जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी तो कब करी, तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये सन याद रखिए, सन मतलब एक क्रम से ही लिए हैं, ठीक है। इसके बाद 1774 ईस्वी में फेलिक फोंटाना, जैसे ही आपके दिमाग में आए फेलिक फोंटाना आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। फेलिक फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की, कब की? 1774 में। अब ये डिपेंड आप पर है कि आप कितनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर पाते हैं। फेलिक फोंटाना ने केंद्रक के भीतर संघनित भाग को केंद्रिका कहते हैं, इसकी खोज की थी, ठीक है। फिर सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। सन पूछता है तो याद रखेंगे 1831 में। नेक्स्ट है दुर्जार्डिन ने 1835 में जीव द्रव्य की खोज की, जबकि पुरकिंजी ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो जीव द्रव्य है कैसा होता है? अर्ध तरल होता है, दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। तो नामकरण पूछता है तो किसने किया है? पुरकिंजी ने। कब किया? 1839 में। लेकिन जीव द्रव्य की खोज किसने की? दुर्जार्डिन ने 1835 में। अब ये जीव द्रव्य क्या होता है ये अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक आए स्लाइडेन। इन्होंने कहा कि पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना है और इन्हीं के साथ एक साल बाद 1839 में एक जंतु वनस्पति शास्त्री आ गए। उनका नाम था स्वान। इन्होंने बता दिया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। तो पूछता है कि किसने कहा है कि पादपों का शरीर कोशिकाओं का बना है, तो स्लाइडेन ने कहा है। और जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना है, ये स्वान ने कहा है। फिर इन दोनों ने ही मिलकर के आपका जो है क्या कोशिका विभाजन के बारे में बताया था, ठीक है। देखिए 1855 में बिरचो आए। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मतलब इन्होंने कह दिया कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनसे ही आपकी नई नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। तो ये किसने कहा? बिरजू ने। नेक्स्ट है 1861 में मैक्स सुल्ज ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का ही एक पिंड है। मतलब इन्होंने कह दिया कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य का एक पिंड बताया किसने? मैक्स सुल्ज ने कोशिका को, जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत कहा गया। तो पूछा जाता प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया है? तो मैक्स सुल्ज ने। कब दिया है? 1861 में दिया है। अभी प्रोटोप्लाज्म आपको याद रखना है, ये पुरकिंजी ने ही जीव द्रव्य को नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, ठीक। अब देखिए 1884 में स्ट्रासबर्गन ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेते हैं। मतलब जो पैतृक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं तो उसमें भाग लेते हैं। ये किसने कहा है? स्ट्रासबर्गन ने। नेक्स्ट है 1898 में कैमिलो गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी की खोज की थी, जिसे ऊर्जा का परिवहन ही करता है, ठीक है, संपूर्ण शरीर में। फिर नेक्स्ट है 1880 ईस्वी में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। मतलब कोशिका विभाजन दिया नहीं, इन्होंने केवल बताया था। फिर 1883 में स्चिम्पन ने पर्णहरित का नामकरण किया। पर्णहरित यानी वही आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, नामकरण किया था। फिर सन 1888 में बाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया। 1888 में ही टी बोवेरी ने तारक काय का नामकरण किया, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है 1890 में सर्वप्रथम रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। तो बायोब्लास्ट नाम पूछता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को किसने दिया है? रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में। फिर बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया 1897 से 98 में। फिर सन 1955 में G.E. पैलेड ने राइबोसोम की खोज की। ये राइबोसोम क्या होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकांग होता है एक प्रकार का। तो ये नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1858 में D. डवे ने लाइसोसोम की
खोज की थी। तो इतनी आपकी जो कोशिका से संबंधित खोजें हैं आप याद रखेंगे। थोड़ी सी यदि आपको स्पीड अधिक लगती है तो आपकी एक सेटिंग करके होती है, वहाँ से आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वीडियो क्वालिटी भी बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड यदि ज़्यादा है तो अच्छा ही है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत अधिक है और आपका जो बायोलॉजी है ये तो बहुत बड़ा ही सिलेबस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा होता है और इसमें इतने टफ नाम होते हैं कि नाम ही याद नहीं रहते कि ये कहाँ का क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो हर एक चीज़ को आपको थोड़ा समझते हुए पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। कोशिका के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं। कोशिका क्या है, कोशिका से संबंधित जो विभिन्न आपके मतलब कोशिका में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में। अब थोड़ा सा हम कोशिका सिद्धांत देख लेते हैं, सेल थ्योरी क्या कहलाती है। तो अभी आपको बताया था स्लाइड एंड स्वान एक आए, उन्होंने कह दिया कि जो पादप हैं वो कोशिकाओं के बने हैं। एक आपके जीव शास्त्री आए, उन्होंने कह दिया जीव कोशिकाओं से बने हैं। तो दोनों ने मिलकर ही आपका कोशिका सिद्धांत दे दिया, सेल थ्योरी जिसे कहते हैं। तो सन 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री M.J. स्लाइडेन ने सन 1839 ये आए थे कब, 1838 में, और 1839 में जर्मनी के ही कौन आए, जंतु शास्त्री, कौन, थियोडोर स्वान, इन्होंने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। तो पूछता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब दिया, तो 1838-39 में। अब देखिए इसमें क्या कहा गया था, ये कोशिका सिद्धांत क्यों दिया गया था, इसकी प्रमुख बातें याद रखेंगे। इन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत में कि प्रत्येक जीव मतलब जिसके अंदर जीवन है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना है, बिल्कुल बना है। एक का बना है यदि एक कोशिका का तो वो एक कोशिकीय हो गया, अधिक कोशिकाओं से बना है तो बहुकोशिकीय। तो इन्होंने केवल ये कहा कि जो प्रत्येक जीव है उनका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही हुई है। इन्होंने ये कहा कोशिका सिद्धांत में कि एक कोशिका से ही आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट बात कही गई इसमें कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं बल्कि स्वाधीन हैं। ठीक, नेक्स्ट है कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है, उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो पूछा जाता है कि जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, इसमें सबसे प्रमुख जो भूमिका निभाता है वो क्या है, तो वो आपका केंद्रक होता है। ठीक, अब देखिए कोशिका सिद्धांत में ये तो आपकी जो है पॉजिटिव बातें कही गई, अब इसका कुछ अपवाद भी रहा। तो पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है वरन यह एक तथ्य है। विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया। अब इन्होंने तो कह दिया कि जो कोशिकाएं हैं मतलब सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, लेकिन जो विषाणु है वो इसका अपवाद मान लिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें कोशिका ही नहीं होती एवं सर्वदा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। तो पूछ लेता है कोशिका सिद्धांत का प्रमुख अपवाद माना जाता है, ऑप्शन देगा आपको, दे दिया विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो याद रखिए विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, इन्होंने कहा कोशिका जो जीव जो हैं वो किसके बने हैं, कोशिकाओं के, लेकिन विषाणु इसका अपवाद मान लिया गया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिका का संपूर्ण स्ट्रक्चर देखेंगे। आज केवल ये बेसिक जानकारी आपको दी है और आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट रखेंगे। थोड़ा सा कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो आपको क्लास नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश रखेंगे कि आपको डेली क्लास दें और पूरा कंटेंट आपका कवर करवाएं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि सिलेबस कुछ भी हो, सिलेबस चेंज होगा लेकिन आपके टॉपिक कभी चेंज नहीं होंगे। यदि साइंस आनी है तो उसमें बायोलॉजी आएगी ही आपकी। ठीक है, और बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ना है सारी चीज़ें, कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या होते हैं, अदर चीज़ें। बहुत बड़ा चैप्टर होता है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें पूरा मानव शरीर तंत्र पढ़ना है, पादप स्ट्रक्चर पढ़ना है और हर एक फैक्ट पढ़ना, क्योंकि जो चीज़ें सबको पता होती हैं वो सिलेक्शन नहीं दिलाती हैं आपको, जो बाद के 8-10 अंक होते हैं वही आपको सिलेक्शन तक ले जाते हैं। तो जिसकी जितनी मेहनत होगी वह उतना ही निखर कर के सामने आएगा। ठीक है, यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक, और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं।
अब इसके बाद जब हमारी जो क्लासें हो जाएंगी, जैसे कोशिका वाला टॉपिक है, ठीक है, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो इसके हम कुछ क्वेश्चन भी लगा लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आपने पात्रता परीक्षा दी होगी तो थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।